नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ हस्ब मामूल प्रोग्राम में आज़मी साहब मौजूद हैं, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुमन। नाज़रीन, गए हफ्ते के थिंक टैंक में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतबादिल पर बात हुई थी और वही बात वज़ीर आज़म ने भी वाज़े कर दी इशाइये के दौरान ख़िताब करते हुए कि कोई और ऑप्शन चूँकि नहीं है तो इस वजह से अभी वही अवेलेबल ऑप्शन हैं और आइंदा भी वही हुकूमत में होंगे। बिलफ़र्ज़ अगर वो माइनस हो भी जाते हैं, कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने फरमाया, तो एहतसाब का अमल चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। अयाज साहब, यहाँ एक तो ये सवाल पैदा होता है कि ये जो -1 की गूंज है ये अपोजिशन की तरफ से तो नहीं पैदा की गई। ऐसे लगता है कि कैबिनेट जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ था इसमें कुछ ऐसी बातें की गई थी। उसके बाद आप भी अक्सर ये कहते हुए पाए गए हैं कि लीडरशिप का हमें बहरान दिखाई दे रहा है, तो आपके ख्याल में भी -1 मसाइल का हल है? जी, हम गुनहगार कौन हैं ये -1 की बातें करने वाले, लेकिन -1 की बातें आ जाती हैं। और -1 ये जब वज़ीर आज़म कहें कि मैं चला भी गया तो और आएंगे, वो खुद ही ऐसी चीज़ों को हवा दे रहे होते हैं। बात तो दरअसल करनी चाहिए कि ये जो नर्सरी इस्लामाबाद में है जिसका नाम है, जैसे और मशहूर नर्सरियाँ जहाँ से पौधे मिलते हैं, नर्सरी बराए वजारत उज़्मा पाकिस्तान। अब गमले आप खुद लगाते हैं, गमलों में आप पौधे लगाते हैं, फिर जो आप उन पौधों से तवक्को रखते हैं फ्रूट वगैरह के, या वो आप कहते हैं इसमें तो कांटे आ गए हैं, ये हो गया है। नवाज शरीफ भी उसी नर्सरी की पैदावार हैं, उसी गमले से वहाँ से जो आए थे, फिर नवाज शरीफ नागवार हो गए। और उस ज़माने में आपकी उम्र तो मतलब आप तो बहुत कम उम्र की हैं तो आपको तो वो याद नहीं होगा, लेकिन एक ज़माने में मुल्क के तमाम मसाइल का हल मियाँ नवाज शरीफ समझे जाते थे। खराबियों की जड़ पीपल्स पार्टी थी, मुल्क दुश्मन थी, ये थी वो थी और इसका, और सारे के सारे जो गैर सरकारी और सरकारी मुहिब्बे वतन थे वो सारे के सारे मियाँ नवाज शरीफ को इस मुल्क का निजात दहिंदा समझते थे। उसी नर्सरी में गमले लगा के परवान चढ़े मियाँ नवाज शरीफ, और वही फिर सिक्योरिटी रिस्क हो गए हैं। इनके साथ मुल्क और वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जो हमने जो देखी फिर वो पिछले साल, सारा जो पिछले साल और उससे पहले वो जो सारा एक्सरसाइज हुआ था वो -1 फार्मूले के तहत था कि भाई इनको निकालना, इस पौधे को उस गमले से निकालना है, लेकिन तब तो और इस गमले में अब कोई और पौधा तैयार करना है। क्या चीज़ है? तब तो ऑप्शन मौजूद था ना, अब तो ऑप्शन कौन सा था? भाई ऑप्शन क्या, भाई ऑप्शन कौन सा है? आप बागबान आप हैं, खाद भी आपके पास है, बेलचे भी आपके पास हैं, गमले भी आपके पास है, कोई पौधा लगा दें वो ऑप्शन बन जाएगा। ये कौन सा है? कोई ऑप्शन कहीं आसमान से आते हैं या सहीफा वहाँ पे लिखा जाता है कि पाकिस्तान के लिए फलाना ऑप्शन होगा? ऑप्शन जो बना दिया गया था इमरान खान को, इमरान खान की खुद भी होगी चीज़, अपनी भी होगी, लेकिन वो भी उस गमले की पैदावार है और पूरी बागबानी के साथ उनको बिठाया गया। अब बात है कि ऐसे पौधों से अगर काम ना चले तो फिर क्या उसका इलाज किया जाए? तो ठीक है, आप कहें कि जी वहाँ कमी है, लेकिन अपनी बागबानी पे भी तो आप नज़र करिए कि आपका काम है ये बागबानी करना जो है। आप इस जद्दोजहद को आप छोड़ देना, क्योंकि कितने आपने पैदा किए, या तो कहना भाई ये फल फ्रूट देने वाला था और ये ठीक हो गया, और इसके साए से पाकिस्तान सरजमीन जो है ममलिकत वो सारा ठीक हो गया। वो जब नहीं हो रहा तो फिर मेरा ख्याल है कि अब ये बागबानी को छोड़ देना चाहिए। और जैसे सियासत यहाँ पे चल रही है, चाहे वहाँ यहाँ पे कोई अरस्तू पैदा हो रहा है या परले दर्जे का नकट्ठू पैदा हो रहा है, ये अब उस जो फील्ड है, जो दायरा कार सियासत है, उस पे छोड़ना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ ठीक है कि -1 और गमले वाले फेल हुए होंगे, लेकिन एक ये भी बात माननी पड़ेगी कि ये जो वसी पैमाने पे इस नर्सरी में बागबानी होती है वो भी नाकाम हो चुकी है, और इसके पल्ले इसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है कि अब ये हम डालेंगे गमले में और अब ये खाद से ऐसा पौधा होगा। ये मेरा ख्याल, लेकिन हल कोई नहीं, आप -1 को हल नहीं समझते इस सिचुएशन में, इन हालात में। आप भी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं डोल पे डोल निकालने से आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन सलमान साहब कहिएगा, ये वज़ीर आज़म बहुत पुरएतमाद हैं, फिर ये शोर कहाँ पैदा हो रहा है?
پہلے تو آج ایاز صاحب جو باتیں کر رہے ہیں پچھلے 3-4 ہفتوں سے، وہ تو سب کچھ کھول کے رکھ دینے پہ مصر ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نرسری بھی تھی، پودے بھی لگتے تھے، خرابی تب پیدا ہوتی تھی جب پودے نکال کے ادب کے ساتھ کبھی سلمان صاحب ادب کے ساتھ ہر موقع کے اوپر بات ایاز صاحب کرتے ہیں، کبھی تسی بھی کوئی گل کر دیا کرو دل دی تواڈے اندر جڑے راز میں آپ کا مسئلہ بھی حل کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ بھی عائشہ نے سوال کیا کہ اس وقت تو متبادل تھا، اب متبادل کون ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم ایک بات کہا کرتے تھے کہ ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں. تو بات یہ کہ ناگزیر کوئی نہیں ہوتا. یہ وہی فلم ہے جو دوبارہ چل رہی ہے. یہ -1 کہاں سے آتا ہے، کیوں کر آتا ہے، کن حالات میں آتا ہے، میرا خیال ہے یہ 2.5-3 سال کے بعد شروع ہوتا ہے. لیکن یہ پہلے کہاں سے شروع ہو گیا؟ دیکھیں یہ جو انسانی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں چیخوں کا بھی ایک رول ہوتا ہے. چیخیں بڑی بھیانک ہوتی ہیں اور سب سے خوفناک چیخ جو ہوتی ہے وہ ناکامی کی چیخ ہے، جو پیچھا کرتی ہے تو پاؤں نہیں لگنے دیتی. اور بات یہ کہ اس وقت مسئلہ متبادل کا نہیں ہے، یا -1 یا 2 کا نہیں ہے، یا کسی کو اکھاڑ پھینکنے کا نہیں ہے، نہ اپوزیشن نے کہا ہے. یہ سارا دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اچار میں کیڑے اندر سے پڑتے ہیں باہر سے نہیں. یہ ساری صورتحال شروع کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں بات یہ کہ اپوزیشن تو میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ اپوزیشن کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ رول ادا ہی نہیں کر رہی تھی. اور یہ سارا موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ سارا 15 دن کے اندر ہوا ہے. فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، انٹرویو کے بعد انہوں نے کیبنٹ میں بات کی، اور اب حالت یہاں پہنچ گئی ہے کہ وہ ان کے ایک وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ زبان اور نہ ہاتھ، ہم نے یہ روکنے نہیں ہیں. اور یہ چیزیں تب آتی ہیں جب معاملات اکھڑ جاتے ہیں، اور وہ نیوٹن کا ایک اصول ہے سائنس کا کہ جب چیزیں اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں تو وہ لڑکتی چلی جاتی ہیں جب تک اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ جائیں. دیکھیں جلتی پہ تیل تو خود جناب پرائم منسٹر نے ڈال دیا. کبھی دیکھیں ماضی کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی آیا کہ جی -1، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی آیا -1. تو اب تو جناب پرائم منسٹر نے خود کہا کہ جی -1 بھی ہو گیا تو اپوزیشن کو کوئی نہیں چھوڑے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں ایشو کیا ہے؟ ایشو وہی بات ہے جو میں نے آپ کو چیخوں والی بات کی ہے کہ یہ جو ناکامی کی چیخ ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس لیے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اور المیہ یہ ہے کہ جناب پرائم منسٹر جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ چیز آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کی قیمتیں بڑھتی ہے. دوائیوں کا نوٹس لیا، دوائیاں 400 پہ بڑھ گئیں. آٹے کا نوٹس لیا، آٹے کی قیمتیں بڑھ گئی. چینی کا نوٹس لیا، چینی کی بڑھ گئی. اور پیٹرولیم میں جب آگ لگی تو ایک ریلیف جناب پرائم منسٹر نے دیا. عائشہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب عام آدمی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. وہ کس حد تک ان کو ریلیف ملا وہ ساری قوم جانتی ہے. 25 روپے کا اضافہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور وہ کون صاحب تھے وہ سب کو پتہ ہے. نام میں تو آج تک ان کا نام اب آ کے سنا کہ وہ ایک صاحب ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب منتخب لوگ جو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس بھاؤ بکتی ہے ان کے حلقوں میں، لہٰذا وہ اپنا پریشر ڈالتے ہیں. بات میں آپ کو یاد ہوگا میں نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ کوئی منتخب وزیر اس میں شامل نہیں ہے، کوئی منتخب اراکین اسمبلی اس میں شامل نہیں ہے. وہی غیر سیاسی مشیر ہیں. اور غیر سیاسی مشیروں کے بارے میں سب سے اہم بات تو وہ غلام سرور خان نے کہی تھی کہ اس کیبنٹ میں یہ کون ہے ہم بھی نہیں جانتے. بریف کیس لے کے آتے ہیں، بریف کیس لے کے چلے جاتے ہیں. لہٰذا ایشو پاکستان کے اندر -1 کوئی نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، لوگ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، بے چینی ہے، مایوسی ہے، بے یقینی ہے، اس کا ریپیئر نہیں ہو پا رہا. -1 کو مسائل کا عارضی حل سمجھا جا رہا ہے پروفیسر صاحب سچویشن میں؟ کون سمجھ رہا ہے ایسا؟ دیکھیں جو -1 کی جو بات ہوتی ہے وہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس سے مسائل کا حل نہ پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ آج ہوگا. اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس دائرے میں گھومتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر چند سال کے بعد -1 کا کہانی آتی ہے ہمارے سامنے. چند سال تو پروفیسر زیادہ ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1988 سے. جب بھی سویلین گورنمنٹس ہوتی ہیں، الیکٹڈ سویلین گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہاں کچھ عرصے کے بعد 3 باتیں پرائم منسٹرز کے بارے میں کہی جاتی ہیں اور یہ سب کے بارے میں کہی گئی ہیں.
नंबर 1 वही कि -1 फार्मूला हम हर के साथ काम करने को तैयार हैं, इसके साथ हम काम नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 होता है कि वज़ीर आज़म और ये मुल्क साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और वज़ीर आज़म, जो भी वज़ीर आज़म उस वक्त है, वो साथ नहीं चल सकते। तीसरी, वज़ीर आज़म साहब सिक्योरिटी रिस्क है, ये बातें हर वज़ीर आज़म के लिए जो है वो कही गई। और ये 1988 से 99 तक आई है, फिर 2008 से आज तक आई है, हर गवर्नमेंट के लिए बातें कही हैं। मेरे पास एक क्लिपिंग पड़ी है यहाँ मेरे सामने जी, उसकी डेट है, ये उर्दू अखबार की डेट है 22 नवंबर 2009। अच्छा। हम इस वक्त 2020 में। हाँ। एक पाकिस्तान के बड़े लीडर ने 22 नवंबर 2009 के अखबार में उनका एक बयान छपा है, और मैं बयान की सिर्फ हेडिंग पढ़ दूँ, अगरचे बातें बहुत हैं। मुल्क को बचाने के लिए -1 नहीं बल्कि -all लाजिम हो गया है। अच्छा, ये 2009 की स्टेटमेंट है, और पाकिस्तान के एक बड़े लीडर की ये स्टेटमेंट है, और उस बड़े लीडर का नाम है इमरान खान। अच्छा। और अभी वो वक्त है आपके ख्याल में तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए -1 की इशू जो खड़ा होता है जी, उसका जो बुनियादी चीज़ ये है कि अपोजिशन प्रेशर बिल्ड करना चाहती है, क्योंकि अगर हुकूमत की कारकर्दगी में सवाल उठें तो हुकूमत प्रेशर बिल्ड करती है, और वो इसलिए प्रेशर बिल्ड करती है कि वो ये समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमतों को चेंज करने में कुछ और लोगों का भी रोल रहा है माजी में, लिहाजा उनको सुनवाने के लिए कहते हैं। अदरवाइज़ अगर अपोजिशन समझती है कि ये -1 का वक्त आ गया है, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें हुकूमत के खिलाफ। देखिए ना, दो ही तरीके हैं। देखिए, बजाय किसी और से उम्मीद करें कि आके उनके लिए कोई काम करे, उसके दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि या तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करके वज़ीर आज़म की छुट्टी कर दें, दूसरा तरीका यह है कि आप सड़कों पे आके एक सस्टेन्ड एजिटेशन करें जिससे गवर्नमेंट का पैरालिसिस हो जाए, और उसके बाद भी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। उसके अलावा जो है ना, जब ये बातें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्ट्रेटजीज वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कोई आके हमारा अभी तो वैसे प्रोफेसर हलवा पकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए, तो शायद उसमें कम से कम हल ये -1 का सोचा जा रहा है। लेकिन खावर, बकौल अयाज अमीर साहब के, अभी तो बाहर हमें कोई मुतबादिल दिखाई नहीं दे रहा, पनीरी है। क्या PTI के अंदर कोई ऐसी बहस थी जिसकी वजह से ये -1 की गूंज पैदा हुई? हरगिज़ नहीं। आप मेरे ख्याल में चूँकि बहुत एक्टिव है मीडिया के ऊपर, एंकरिंग भी करती हैं, न्यूज़ कास्टर भी हैं, आपको पता है कि तवात्तर के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, शाहिद हकान अब्बासी हों, ख्वाजा आसफ़ हों, बाकी उनके जो वज़रा हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी माइनस इमरान खान PTI हमें मंजूर है, PTI अपनी पार्टी में से कोई और बंदा ले आए, इमरान खान नाअहल है, नालायक है, इसके बगैर जो है इसके साथ मुल्क चल नहीं सकता, इसके बगैर हमें PTI हुकूमत के साथ मंजूर है, इमरान खान को निकाल दें। तो उसका जवाब आया था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सियासी तारीख की। देखें, अयाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की, 2000 से पहले की हम बात नहीं करते। मैं और आप चूँकि हमने होश संभाला, थोड़ा बहुत जर्नलिज्म शुरू किया 2000 के बाद। 99 का जब कू हुआ तो उस कू को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वेलकम किया था। उन्होंने कहा जी जनरल मुशर्रफ ने बहुत अच्छा काम किया है, और एक ऐसे शख्स को निकाला जो हुकूमत के अहल नहीं था, उसका नाम था नवाज शरीफ साहब। 2002 के इलेक्शन हो गए, वो भी सबके सामने है, वो किस तरह मैनेज हुए, क्या हुआ, उसको भी छोड़ें। 2006 में आता है NRO, बार बार याद करवाना पड़ता है। दोनों पोलिटिकल पार्टीज़, नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लंदन बैठ के ये वादे वहीद किए, पूरी तरह सारे कौम के सामने ये कसम ली कि हम आइंदा के बाद कोई बैकडोर राब्ते नहीं करेंगे, एक दूसरे को की हुकूमत को नहीं गिराएंगे, जर्नैलों के साथ हम खुफिया मीटिंग्स नहीं करेंगे, तो मुल्क के अंदर जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। बहुत अच्छा हुआ। ठीक, अभी उस मुआहदे की स्याही जो है वो गीली थी, सूखी नहीं थी। तो बेनज़ीर साहबा का जनरल मुशर्रफ से रब्ता हो गया, वो भी अब किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, वो भी आगे चल पड़ा। उसके बाद फिर मेमो गेट का आपको पता होगा, मोहतरम जो है नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के जो है चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये साबित करने के लिए कि प्रेसिडेंट ज़रदारी जो है वो इस मुल्क के लिए वो इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क के साथ साथ एक बहुत बड़ा अलमिया साबित होने जा रहे हैं, और इस लिहाजा उनको फ़ौरन से पहले इनकी हुकूमत को निकाला जाना चाहिए। वो भी छोड़ दें।
2013 का इलेक्शन हो गया, उसके बाद सारी चीज़ें चली, इकट्ठे मिल बैठ के इन्होंने मामला आगे चलाए। एवेंचुअली फिर कुछ अर्सा पहले तक हमने देखा वो सेनेट के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, उससे पहले वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर जो 2 सूरतें हुई। अभी भी आपको मैं स्टोरी देता हूँ, सलमान गनी साहब तो आपको स्टोरी नहीं ना देते, अभी भी मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस उम्मीद पे बैठे हैं, राब्तों में भी हैं कि किसी मौके के ऊपर उन्हें कहीं से कोई इशारा मिल जाए तो वो वहाँ पे लब्बैक कहें और इमरान खान को निकाल दें। जब तक हमारे सियासतदान एक दूसरे की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, एक दूसरे के साथ चलना नहीं सीखेंगे, जी अल्लाह भला करे, बड़ी अकल की आपने बात की। मसला ये होता है कि सारा कुछ हम एस्टैब्लिशमेंट के सर डाल देते हैं। भाई एस्टैब्लिशमेंट के हाथ कौन खेलता है? इमरान खान चलो माना नया है, परेशानी बताएं गवर्नमेंट को क्या है, आप लोगों ने तो सीख लिया, ये बताएं परेशानी क्या है। आप तारीख बयान करनी शुरू कर दी आपने। देखें, नहीं मैंने बयान नहीं किया, आप सुन तो ले। मैं कह रहा हूँ कि माना एक इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट का वो आलाकार है, उन्होंने लगाया है, ये लोग तो अक्लमंद है ना, नवाज शरीफ साहब अक्लमंद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्लमंद है, ये क्यों कर ऐसी बातें कर रहे हैं? इनको मेरे ख्याल में मौजूदा पार्लियामान को इस्तेहकाम बख्शना चाहिए, कोई कानून साजी करना चाहिए, ऐसा इलेक्शन कमीशन बनवाना चाहिए जो कि कल को इलेक्शन करवाए तो उस पर सारे लब्बैक कहें। मुझे ये बताएं, मैंने पहले भी पूछा था, मौजूदा इलेक्शन कमीशन अगर कल को इलेक्शन करवा दे, क्या हारने वाली पार्टी मानेगी कि ये इलेक्शन ठीक है? नहीं मानेगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लिहाजा सियासतदानों को अकल के नाखून लेना चाहिए, आपस में ज़रूर तनकीद करें, बहसो मुबासा करें, ये माइनस की जो मेरे ख्याल में गिरदान को छोड़ें, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो हौसला पैदा करें, इसी में इनका भला है। बाकी नसरियाँ लगाने वाले तो हमेशा तैयार है, जब उनकी तरफ आप भागते जाएंगे, वो आए बैठे उस कोने में बैठ जाएँ, उस कोने में बैठ जाएँ, तो मामला चलेंगे फिर आगे इसी तरह। मामला इसी तरह आगे चलेंगे। बहरहाल कुछ अयाज साहब ने कई कुछ खबर ने उसे निपटा दिया। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले खबर ने जहां ख़त्म किया वहीं से अयाज साहब के सामने मैं सवाल रखूंगी। अयाज साहब, आप कह रहे हैं कि बागबानी एक ही रविश में जारी है, खबर कह रहे हैं कि सियासतदान बनते हैं आलाकार जिसकी वजह से मदद मिलती है, तो फिर आने वाले दिनों में कोई अपसेट देख रहे हैं आपके रूटीन से हट के कभी कुछ होगा? भाई सियासतदानों के एहलकार बनने वाले यहाँ पे बहस ही नहीं है, नुक्ता ही नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि जब इलेक्शन हुए, जो पाकिस्तान में सीढ़ियाँ थीं यहाँ से डाल के ऊपर चढ़ाया गया इनको, जो फट्टे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सारे लगा के इनकी हुकूमत को मजबूत किया कि इनको तो खतरा अगले 8 साल होना नहीं चाहिए था। बिलावल भुट्टो और ये जो नून लीगी हैं, इनमें हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए थी कि वो सांस लेके कोई बात करें। ये अब सारी बातें क्यों हो रही हैं? सिर्फ इसलिए, और तहरीक इंसाफ के जो जयाले हैं उनसे माजरत के साथ ये मैं कह रहा हूँ, खबर साहब से भी माजरत से मैं कह रहा हूँ, ये कप्तानी इनसे हो नहीं रही, और कोई बात नहीं है। भाई आप क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी होंगे, डोनाल्ड ब्रैडमन, सचिन तेंदुलकर सब कुछ थे। आपने पता नहीं लंदन के नाइट क्लबों में क्या कुछ किया होगा, सारा कुछ, और हम जो ऐसे वहाँ फतवात हासिल करें, हमारा दिल तो वो क्या कहते हैं हसद से जल उठता है कि हमें वो जौहर नहीं। भाई सब कुछ है, ये वाली कप्तानी आपसे नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा। और आप छोड़ दें, हम वो अगले टॉपिक में ये जाएंगे। सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन जो है, गुलाम सरवर के सेक्रेटरी, वो एक्टिंग डीजी हैं सिविल एविएशन के, मतलब करते धरते सारे वो हैं। वजीर को इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर के सामने से ना दिखाई गई होगी कि हम ये करने जा रहे हैं, और आपने क्या सोच के ये PIA वाला छक्का लगा दिया था? अगर हिंदुस्तानी जासूस एजेंसी रॉ ने भी कोई मंसूबा बनाना होता कि हमने पाकिस्तान की एयरलाइन को तबाह करना है, इससे बेहतर वो मंसूबा बना सकती थी जो यहाँ पे हो गया है। तो सारी बात ये, चीनी ले लें, आटा ले लें, फलाना ले लें, आपको समझ नहीं आ रही। वजीर आपके इतनी ज़बानें बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में काबीना में इतनी मुख्तलिफ ज़बानें और बाआवाज़ बुलंद, अंदर नहीं, सारे के सारे वो कर रहे हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। एक आप टीम लेके, आज ही को अखबारों में था जी, एक और कोई स्पेशल असिस्टेंट पता नहीं बराए क्या कुछ वो बना दिए गए हैं, जिसका नाम का ना अता पता है कि हैं कौन वो,
किधर से आए हैं, कोई मोईद यूसुफ है, कोई जुल्फी बुखारी है, कोई फलाना है, ये पता नहीं। वो इंग्लिश का लफ्ज़ है कारपेट बैगर्स, वो जो कारपेट लेके आते हैं अपने पीछे वो बैग वो बिठा के, और वहां पे वो चालू चीज हो रही होती है, उसमें वो शामिल हो जाते हैं। जब वो खत्म होता है सिलसिला तो अपना बैग लेके आप वापस चले जाते हैं। पूरे कारपेट बैगर्स की, और ये बड़ा एक मशहूर नॉवल था हैरोल्ड रॉबिन्स का, पता नहीं आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपको पहली फुर्सत में कारपेट बैगर्स पढ़ना चाहिए। तो वो यहाँ पे आके पता नहीं इस्लामाबाद में क्या इन्होंने यहाँ पे वो किया हुआ, जो चीज करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है। वजीर आजम साहब बहुत काबिल एहतराम है। पाकिस्तानी जो चंद शख्सियात हैं जिनके लिए वो सेलिब्रिटी स्टेटस पाकिस्तान में था, हमारे पास हैं कितने सेलिब्रिटी, वो चंद एक हैं जिन्हें चुने आप एक हाथ पे कह सकते। उसमें इमरान खान था, शौकत खानम किया, ये किया, नमल यूनिवर्सिटी की, पता नहीं वो कौन सा वर्ल्ड कप, एक ही हमने पहला वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद जो हम किसी वर्ल्ड कप के नजदीक नहीं जा रहे। सब काबिल एहतराम है, पर ये काम उनके बस का नहीं है। और जो बागबान थे, जो फट्टे लगाने वाले थे, वो भी सोच रहे होंगे कि हमने क्या कर दिया, नहीं हो रहा। और ये पूरे जो हैं हमारे वो दायरा है, हम उनमें वहाँ काम कर चुके हैं, सर्विस कर चुके हैं उन इदारों में। उन्होंने कहा ये मसीहा है, पता नहीं कौन सा लेनिन आएगा और पाकिस्तान लेकिन कहीं की मिस रीडिंग जो है या साहब वो कौम इनकी इदराक नहीं है इदराक मिस रीड किया गया। लेकिन समान साहब बात वहीं रह गई, अपसेट हो सकता है सिचुएशन में जब एक ही तरह की रविश चल रही हो। देखिए आयशा, आप अपसेट की बात कर रही हैं, अपसेट नहीं होना चाहिए। क्यों अपसेट हो? देखें ना, एक शख्स के बारे में जब हम ये कहते हैं कि जी फट्टे लगाकर, सीढ़ियाँ चढ़ाकर, महकमे हरकत में ला के खड़ा किया है, कौम को एक नया तजर्बा करने दें। तीसरी पार्टी का तजर्बा था ना, यही कहा जा रहा था ना कि माजी के देखिए बात जब भी आप किसी वाक़े की तहकीकात करेंगे, PIA का हादसा हुआ, क्या निकला? ज़िम्मेदार पायलट और कंट्रोल टावर। आप इस सारे अमल की भी तहकीकात करवा लें, वही कप्तान और कंट्रोल टावर। बात है कि मसला ये है कि बुनियादी चीज़ क्या थी, डिलीवर किसने करना था। मैं आपको एक बात बताऊं, खबर साहब कहते हैं ना खबर वही होती है जो 100% ऑथेंटिक हो। मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से आज एक बात बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब से जो मुशावरत हुई आज से 6 माह पहले, उन्हें जाके कहा गया कि ये सूरत हाल है कि इन्हें उस तब्दीली के लिए पेशरफ्त करनी चाहिए। उस शख्स ने कहा कि कतन नहीं, कि जिस शख्स को मैंडेट है उसको हुकूमत करने दे। यानी आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन, मैं कह रहा हूँ लाइफ लाइन है, नवाज शरीफ लाइफ लाइन है, इससे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की लाइफ लाइन। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये तजर्बा चलने दें, कौम को पता चलना चाहिए कि ये कितने अहल हैं, कैसे लाए गए, कैसे बैठाए गए। आखिर बात ये कि डिलीवर क्यों नहीं कर पाए। देखिए मुझे पूरी हमदर्दी है तहरीक इंसाफ के उन बुनियादी कारकुनों से जिन्होंने 20-22 साल स्ट्रगल की थी। ये जो इनका नाम अभी ये याद साहब ले रहे हैं कि ये मोईद यूसुफ, ये नदीम बाबर, ये तो पाकिस्तान में किसी ने कोई नहीं इनको जानता था। कहाँ से आए हैं ये, किस मिशन पे आए हैं? एक दिन याद साहब ने एक बात की थी कि इंतहाई आपकी सेंसिटिव मीटिंग्स में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी पुरस्कार हैसियत है पाकिस्तान के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जो सूरत हाल बनी है आप रजू करें अपनी कैबिनेट के साथ और उन लोगों के साथ जिन्होंने आपकी कश्ती में डूबने हैं आपके साथ। ये डूबने वाले नहीं हैं, ये जो 5-6 लोग हैं जिन्होंने आपकी मईशत का बेड़ा गर्क किया है, जिन्होंने पेट्रोलियम में आपकी रसवाई करवाई है, जिन्होंने आटे और चीनी, देखे ना चीनी और आटे का क्या, चीनी 70 रुपये मिल रही है जहाँ ज़रा मार्केट में दाखिल है। और आज मैंने दुनिया अखबार में आप मेरा उठा के देख लें, हम तो इनको सहारा देते हैं कि एक पोलिटिकल गवर्नमेंट रहेगी। देखिए सियासत सहाफत के साथ मशरूत होती है, हम कतन किसी -1 फार्मूले के हामी नहीं है। सिस्टम चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत की थी, नाअहली सामने आई थी तो 1 सूबे तक महदूद हो गए। नवाज शरीफ साहब को किस तरह उनके अंजाम पे पहुंचाया गया, वो बातें अब ढकी छुपी नहीं है, वो बातें भी खुलना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान साहब के खिलाफ भी कुछ ना कुछ शुरू हो गया है, वही फिल्म चलनी शुरू हो गई है। हम उन्हें अलर्ट कर रहे हैं कि इन मशीरों पर ना रहें, ये वही मशीर हैं जिन्होंने यहाँ नहीं रहना, इनके साथ नहीं डूबना। कि बात है कि जो कुछ माजी के अंदर खान साहब करते रहे, वो जो खावर साहब मशवरा दे रहे हैं कि सियासतदान सियासी तर्ज अमल अख्तियार करें, कौम का हाफजा इतना भी गया गुजरा नहीं है। तो अभी 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है कि क्या कुछ नहीं कहा गया कंटेनर पे खड़े होके,
اور جہاں سے یہ ساری سٹوری چلی ہے وہ بھی پاکستانی قوم اتنی ذہین ہے اور پاکستان کے میڈیا کا بھی رول ہے. ایاز امیر صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں, میرے لیے بڑے محترم ہیں, اس حکومت کو بنانے میں ان کا بھی بڑا رول رہا ہے. اگر وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی بڑی خرابی ضرور ہے اس حکومت کے اندر. نگران وزیر اعلیٰ میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہیں, تو آج وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مائنس حال, تو میں نے کہا پھر ہمارے عسکری صاحب تو حاضر ہیں. تو بات یہ کہ ہم نہیں چاہتے یہ گورنمنٹ ناکام ہو, لیکن یہ اس وقت تک 100% ناکام ہے. یہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آئے تھے, لیکن ان کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں. پردوں کے پیچھے تو پھر نواز شریف صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے اس حکومت کو. پروفیسر صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کی جو پالیسی ہے یا نواز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہیں. آپ کو میں وہ سٹیٹمنٹ بھی نکال کے دے سکتا ہوں اخبارات سے جہاں کافی ٹف قسم کے سٹیٹمنٹ ہمیں نظر آتے ہیں, کہیں سافٹ سٹیٹمنٹ نظر آتے ہیں. تو یہ تو خیر ہمارے ہاں سیاست میں ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب یہ جو ماضی میں بھی -1 کے فارمولے سے حکومتیں چینج نہیں ہوئی ہیں, صرف یہ نعرہ لگانے سے حکومتیں چینج نہیں ہوئی ہیں. اس لیے اسی وجہ سے -1 کا نعرہ لگانے سے موجودہ حکومت بھی چینج ہونے کے فی الحال آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. فی الحال پہ زور دے رہا ہوں کہ آثار نظر نہیں آ رہے. لیکن سرکٹ کی کمنٹ تو رہ جاتی ہے نا, جیسے نواز شریف صاحب کے لیے -1 کا جب پکار اٹھی تو نواز شریف صاحب مائنس ہو گئے. نہیں, وہ ایک مختلف انداز سے بات چلی ہے. -1 کے حوالے سے وہ مائنس نہیں ہوئے, -1 کے نعرے سے وہ مائنس نہیں ہوئے. میرا پوائنٹ یہ ہے وہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا, ایک انسٹیٹیوشن کا ایک رول تھا, اس کے ذریعے وہ جو آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ نعرہ نہیں لگا کہ اس کی وجہ سے نکلو. تو آج بھی صرف یہ ہے کہ حکومت پہ ایک دباؤ ہے اور حکومت اس سے سیکھ سکتی ہے, اور اس کا فائدہ میرا خیال ہے آج کے نعرے, یہ جو نعرہ چل رہا ہے اس کا فائدہ حکومت کو یہ ہے کہ ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کے اندر ایک عدم وابستگی کا احساس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا اگر اس سے سبق سیکھ کے اپنی کارکردگی کو اور گورننس کو بہتر کر لیں اور عوام کی فلاح کے لیے کچھ ٹینجیبل چیزیں ہمیں نظر آنی شروع ہو جائیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ -1 کا مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن -1 صرف -1 سے نہ حکومتیں پہلے چینج ہوئی ہیں نہ اب چینج ہوں گی, اس کے لیے اور فیکٹرز ہوتے ہیں, اس کے لیے فیکٹرز اور ہوتے ہیں. لیکن بلاول کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ -1 سے مراد کیا ہے. خاور, عمران خان صاحب صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ ہیں, باخبر ہیں, جانتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم 2020 کے اندر ہے, 2020 ہے, وہ جو ماضی کے اندر وہ جو ایک کانسپریسی چلا کرتی تھیں, بند دروازوں کے پیچھے کچھ معاملات ہوا کرتے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ اب ایسا ہوں گے, اس طرح کے کوئی معاملات ہوں گے. ہاں, اگر تبدیلی ہونی ہے, لانی ہے, تو بالکل ایک آئینی طریقہ کار ہے, ہاؤس کے اندر اپنی میجورٹی ثابت کر دیں نیشنل اسمبلی کے اندر اور عمران خان گھر چلا جائے گا. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ تھیری چل رہی ہیں کہ جی نیشنل گورنمنٹ ہو جائے گی, یا پھر یہ کہ جی پھٹے والے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں چلا, لہٰذا پھٹے پیچھے سے کھینچیں, سارا سسٹم گرائیں, ایسی کوئی چیز کم از کم میرے پاس ہے کوئی اطلاع نہیں ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ کیا عمران خان 2 سال کی کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ٹوٹل ناکام ہو گیا ہے, اور اس وقت یہ جو تجربہ تھا وہ بالکل ٹوٹلی یہ فیلور ہے. میرا اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. دیکھیں, 2 سال اگست کے اندر پورے ہو جائیں گے. ہاں, اگر آج تک ان کا پرفارمنس ریکارڈ آپ سامنے رکھیں تو میرے خیال میں کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو کہیں کہ یہ بڑی ایک قابل تقلید ہے اور جس کو قابل تعریف ہے اور یہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. اس میں کووڈ-19 آ گیا, اس کے پیچھے حکومت چھپ گئی, اس میں کچھ حقائق بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں. ساری دنیا کے اندر ایک پریشانی کا اس وقت معاملہ ہے. ساری بات ہی جب معیشت کی آ جاتی ہے, معیشت کے اوپر, تو معیشت تو چل نہیں رہی فار دا ٹائم بینگ, دنیا میں کہیں بھی نہیں چل رہی. اب جہاں تک بات آ گئی نا, جس طرح ایاز صاحب نے ذکر کیا کہ جی را کے پاس بھی اگر ایسا منصوبہ ہوتا تو پی آئی اے کے حوالے سے وہ اس طرح کو کام نہ کرتے. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ طریقہ کار اپنایا گیا اس رپورٹ کو پبلک کرنے کا, نیشنل اسمبلی میں جا کے, ادروائز جو پریس کانفرنس کی گئی شاید یہ نہ کی جاتی تو اور طریقے سے اس معاملے کو حل کرتے. لیکن یہ پاکستان کے اندر کس کو علم نہیں ہے اس چیز کا کہ پاکستان اسٹیل مل ہو, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہو, پاکستان کا پاور سیکٹر ہو, اس کا بیڑا غرق ہماری حکومتوں نے کیا ہے. یہ ہم سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو لیکن اس بیماری کا علاج کیا ایسی سرجری تھی جیسے غلام سرور خان نے کر دی؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले खबर आप बात कर रहे थे पीआईए के हवाले से। पीआईए का जो मे डे है ये क्या रंग लाएगा, बेहतरी के कितने चांसेस हैं? जल्दी से ज़रा बहस को समेटने की कोशिश करते हैं। देखें आयशा, जो कुछ हमें हमारी वो अजीमत होनी थी, दुनिया के सामने एम्बैरसमेंट होनी थी, वो गई है होप। कोविड की वजह से ज़्यादा ऑपरेशन चल नहीं रहे थे, सिर्फ लंदन के चल रहे थे तवातर के साथ, वो अफेक्ट हो रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हुकूमत कोई अकल के नाहुन ले, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ले, तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। ना अदालतें आपको स्टे देंगी, ना अपोजिशन की रोड़े अटकाएगी। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान के पास कोई ऐसा बंदा है जो पीआईए की ऐसी रीस्ट्रक्चरिंग करे तो 5 साल के बाद जब ये जाएं तो हमें बताया जाए कि जी पीआईए प्रॉफिट के अंदर है। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मौका है। अब देखते हैं कि इसका फायदा उठाते हैं। इमरान खान साहब को ढूंढना चाहिए, उनके पास कोई ऐसा बंदा है। आपने बंदा वैसे बताया नहीं, अयाज साहब से जान लेते हैं कि उनके ख्याल में क्या इलाज है इसका। अयाज साहब, एक तो इजाज़त दें मैं सलमान साहब से कह सकूं, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हो। क्या क्या मेहरबानियां फरमा देते हैं। अच्छा देखिए, ये जो है बात तरीकाकार की है कि जो भी है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में वो अब्दुल कदीर खान का वो जो है वो स्कैंडल खुला था या नहीं, नॉन प्रोलिफरेशन का। जी। अमरीकियों ने लाख दबाव डाला कि हमें एक्सेस दो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, और तब हम बिल्कुल अमेरिका के साथ ऐसे थे, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने एक तरीके से हैंडल किया। उनसे बाजपुरस की होगी, लेकिन अमरीकियों को अब्दुल कदीर खान के करीब भटकने नहीं दिया, उसको सेफ गार्ड किया कि वो जगतसाई और वो मुल्क की ऐसे थी। यहाँ जो भी बात है, ये तरीका जो है अपनाया गया है बिल्कुल गलत है। ये रिस्ट्रक्चरिंग आपने ये करनी है और अपने मुल्क की जगतसाई आपने सारी कर दी है। पीआईए वैसे ही वेंटिलेटर पे था, वैसे ही नहीं था, आपने उसे जो धचका लगा दिया है और जिस किस्म का है हमारे, हम क्या क्या वो करेंगे। आज वो शेखुपुरा के पास वो जो रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, वो रेलवे क्रॉसिंग पे इतने वो जो सिख जो हैं यहाँ पे यात्री आए थे वो मारे गए हैं, लेकिन कोई रेलवे वाले से पूछेगा कोई नहीं, वो बात है। लेकिन कोई तरीका है, तरीका ये नहीं था जो करना है उस सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन हकाम से और वजीर साहब से। वजीर भी हमारे हमसाए हैं चकवाल और अटक के, अब वो हवाबाजी का शोबा उनको दे दिया गया है, पर ये उन्हें ऐसे करना नहीं चाहिए। सलमान साहब, अच्छा एक बात तो कौम ने देख ली ना कि हमारे मुल्क के अंदर पार्लियामेंट के फ्लोर पे दिए हुए बयान की अहमियत या हैसियत हो या ना हो, दुनिया के सामने है। देखिए मैंने इससे अपनी एयरलाइन का रूज देखा है, ये दुनिया की 5 बड़ी एयरलाइंस में थी, और ठीक कहा याद साहब ने कि जो कुछ इन्होंने किया इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। आपने अपने तमाम पायलट्स को, आपने तमाम इंजीनियर्स को, उनकी क्रेडिबिलिटी और अदारे की साख को मजरूह किया। और अब जो हम बात कर रहे हैं सेक्टर्स की, देखिए यूरोपीय यूनियन एजेंसी ने जो लगाई है पाबंदी, क्या इसके बाद जो हमारा कनाडा और अमेरिका का सेक्टर वो चल सकेगा? मैं 2 रोज से ये उनसे पूछ रहा हूँ कि इसकी बहाली कैसे मुमकिन होगी। वो हो जाते हैं। देखें इसकी बहाली कम से कम इसमें 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, अगर आप वो सारी मेंटेनेंस जो है उनको फराहम कर देंगे। इससे ज्यादा जुल्म इस एयरलाइन के साथ कोई कर नहीं सकता था जो इस शख्स के गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल ने किया। देखें पीआईए के मुस्तकबिल का दारोमदार जो है, जो कारपरदाजान हैं उनकी नीयत पर है। अगर उनकी नीयत में ईमानदारी, ऑनेस्टी, फेयर प्ले है तो ये सिचुएशन हैंडल हो सकती है, वरना पीआईए का काम खराब होगा। और इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म को जब तक आप एम्फेसाइज नहीं करेंगे, वो फेयर प्ले नहीं लाएंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं। अच्छा एनालिसिस इस पर हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद।